चलिए फ्रेंड्स, पॉलिटिकल लेक्चर्स की सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन लेते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जिन इश्यूज़ को डिस्कस किया था, जिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था, उसको थोड़ा सा है ना देखते हैं। लास्ट लेक्चर में जैसे कि हम लोग देखे थे कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोगों ने कवर किया था। इसके साथ ही साथ हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को देखा था। फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने डिस्कस किए थे, ठीक है ना। हम लोगों ने देखा था कि कैसे किसी कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो अलग अलग ग्राउंड्स के ऊपर अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई करने का काम करते हैं, ठीक है। हम लोग देखे थे देयर आर 3 मेन ग्राउंड्स जिनके ऊपर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को जो है क्लासिफाई करने का काम किया जाता है, ठीक है। पहला ग्राउंड हम लोगों ने देखा था ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन की बेसिस पे देखे थे हम लोग देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिन लोग को हम लोगों ने देखा था दैट वाज इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशंस और कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है। दूसरे कॉन्स्टिट्यूशंस हमने देखे थे इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशंस और नॉन कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है। इसी तरीके से हम लोगों ने देखा था दूसरा जो हमारा मेन ग्राउंड था जिसके बेसिस पे किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्लासिफाई करने का काम करते हैं, तो उसमें हम लोगों ने समझा था कि चेंजेबिलिटी, यानी कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसमें चेंज करना यानी कि अमेंडमेंट करना कितना आसान होता है या अमेंडमेंट करने का प्रोसेस किस तरीके का है, उसकी बेसिस पे हम लोग इन कॉन्स्टिट्यूशंस को क्लासिफाई करने का काम करते हैं, ठीक है। हमने देखा था ये कॉन्स्टिट्यूशंस का जो क्लासिफिकेशन है ये एक कंपैरेटिवली नया क्लासिफिकेशन है जिसको लॉर्ड ब्राइस ने इंट्रोड्यूस किया था। इसमें हम लोग देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशंस जो है ना फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशंस के एग्जांपल के रूप में हम लोगों ने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन को देखा था, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है, जिनको हम लोगों ने रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस कहा था। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस के एग्जांपल के रूप में हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को लिया था, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो पोजीशन है वो थोड़ी सी यूनिक है, वो ना तो पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल है और ना ही पूरी तरीके से रिजिड है। हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ अमेंडमेंट्स ऐसे हैं जिनको ऑर्डिनरी लॉ बनाने के प्रोसेस की तरह से ही जो है वो क्या किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है। इसी तरीके से हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस ऐसे होते हैं जिनको अमेंड करने के लिए या उनमें किसी भी तरीके का चेंज करने के लिए एक स्पेशल प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है जिसको हमको फॉलो करने की रिक्वायरमेंट होती है, जो आर्टिकल 368 में दिया हुआ है। फर्दर आगे के लेक्चर्स में जब हम उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने समझा था कि भाई जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी, ठीक है। तो किसी भी एक स्पेसिफिक पैटर्न को वो फॉलो नहीं करता है। इसी तरीके से थर्ड ग्राउंड जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, थर्ड ग्राउंड में हम लोग देखे थे, थर्ड ग्राउंड जो हमारा था डिवीजन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है ना, कि अथॉरिटी को जो है कोई कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से है ना यूनियन और स्टेट्स के बीच में डिवाइड करने का काम करता है, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग देखे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशंस एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशंस। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशंस के एग्जांपल के रूप में हम लोगों ने देखा था ब्रिटेन, ठीक है ना। हमने देखा था यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशंस वो कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं जो सारी की सारी अथॉरिटी जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर देते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट फिर आगे ये डिसाइड करता है कि जो यूनिट्स हैं, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं वो किन किन अथॉरिटीज़ को यूज़ कर सकती हैं, किस लेवल तक उन अथॉरिटीज़ को यूज़ कर सकती हैं, और जब सेंटर चाहेगा तब उस अथॉरिटी को स्टेट से वापस ले सकता है। तो हमने देखा था यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स होती है दोनों के बीच के रिलेशंस जो हैं वो क्या होते हैं, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट टाइप के होते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो स्टेट्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होती हैं, वो अपनी अथॉरिटी को यूज़ करने के लिए सेंटर के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल जो हम लोगों ने देखा था, बेस्ट एग्जांपल जो था वो ब्रिटेन था। दूसरा एग्जांपल हमने देखा था फेडरल कॉन्स्टिट्यूशंस। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशंस जो होते हैं वो है ना क्या करते हैं, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशंस जो हैं वो सारी की सारी अथॉरिटी को यूनियन और स्टेट्स के बीच में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि पहले ही वो तय कर देते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स, कौन सी अथॉरिटी जो है वो यूनियन के पास रहेगी, कौन से सब्जेक्ट्स, कौन सी अथॉरिटी जो है वो स्टेट्स के पास रहेगी, ठीक है। दोनों यूनियन एंड स्टेट्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अपनी अपनी अथॉरिटी को यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमने देखा था कि अगर यूनियन का सोर्स ऑफ अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन है तो स्टेट का सोर्स ऑफ अथॉरिटी भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। इसलिए यहाँ पर किसी भी तरीके से स्टेट जो है वो डिपेंडेंट नहीं है यूनियन के ऊपर, ठीक है ना। यहाँ पर दोनों के बीच में जो रिलेशंस होते हैं वो सुपीरियर सबऑर्डिनेट के ना होकर के वो रिलेशंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो रिलेशंस है ना इक्वल होते हैं, दोनों का स्टेटस क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो ये कुछ हमने देखे थे
जे ग्राउंड्स जिनकी बेसिस के ऊपर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को क्लासिफाई करने का काम किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हम देख लेते हैं हम लोग इस लेक्चर के अंदर हम किन किन इश्यूज को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जिस चीज को कवर करने वाले हैं दैट इज डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वैसे तो हम लोगों ने देखा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जब हमने बात की थी तो हमने जब ओरिजिन की बेसिस पे देखा था तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमने इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, यानी कि हमने वहाँ पर देखा था कि ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन जो एक स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में बनाने का काम करती है, तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशंस बोलते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो डेफिनेटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है वो क्या है, इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग देखें तो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर निकल करके आता है कि भले ही इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था, लेकिन इसके पीछे अगर हम लोग देखें तो जो हमारे सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे प्रोविजंस अलग अलग सोर्सेज से हम लोगों ने लिए हैं। तो ऐसे सोर्स जो हैं, इन सोर्स में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे हम लोगों को देखने को मिलता है वो किसका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। ठीक है, जो ओरिजिनल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलमोस्ट 395 आर्टिकल्स थे। इनमें से अगर हम लोग देखें तो 250 आर्टिकल्स जो हैं वो किससे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से जो है वो लिए गए हैं। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एक बड़ा इन्फ्लुएंस जो है इस एक्ट का हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, और ये एक्ट जो बना था, इस एक्ट के बनने की प्रोसेस जो है वो काफ़ी पहले अंडर द ब्रिटिश रूल स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को समझने से पहले, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को डिस्कस करने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है। ठीक है ना, तो इसके अंदर इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंतर्गत हम लोग यही जो है वो टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट को अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने से पहले हमको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। वैसे तो हिस्ट्री के लेक्चर्स आप लोगों के अलग से चल ही रहे हैं और वहाँ पर इन सब कोर इश्यूज़ को आप काफ़ी डिटेल में अच्छी तरीके से समझेंगे, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ पर लेना हमको ज़रूरी है, इसीलिए यहाँ पर थोड़े से बैकग्राउंड की डिस्कशन में यहाँ पर आपको कर दे रहा हूँ। ठीक है, हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि है ना 15th सेंचुरी से यानी कि 1498 से जो है वो यूरोपियन पावर्स ने इंडिया में एंटर करना स्टार्ट कर दिया था। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, पोर्चुगीज है ना पहले लोग थे जो सबसे पहले इंडिया में आए थे। ठीक है, पोर्चुगीज आए, पोर्चुगीज के बाद डच आए। ठीक है, नेक्स्ट हो ब्रिटिश लोग। ठीक है ना, तो जब ब्रिटिश लोगों ने देखा कि भाई पोर्चुगीज डच लोग जो हैं वो कंटिन्यूस प्रॉस्पर होते जा रहे हैं, ठीक है, उनका प्रॉस्पेरिटी लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है, उनका लेवल ऑफ डेवलपमेंट काफ़ी फास्ट हो गया है। ठीक है ना, तो ब्रिटिशर्स को भी इस चीज़ को लेकर के काफ़ी क्यूरियोसिटी सी थी कि आखिर हो क्या रहा है। ठीक है, नहीं रिसोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से इतना सब कुछ जो है वो मिल रहा है, जिसकी बेसिस पे ये कंट्रीज जो हैं वो काफ़ी रैपिडली जो है वो डेवलप हो रहे हैं, काफ़ी जल्दी प्रॉस्पर होते जा रहे हैं। ठीक है ना, तो इसको समझने की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट की गई। यहीं पर अपन लोग देखते हैं कि इसी बीच में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ। ठीक है ना, फ्रांसिस ड्रेक नाम के एक ब्रिटिश लुटेरे ने, ठीक है ना, या जिसको अपन लोग पायरेट बोल सकते हैं, जो समुद्री लुटेरे होते हैं, ठीक है ना, उन्होंने लिस्बन जाते हुए एक पुर्तगाली शिप को लूटा। ठीक है, इस शिप में जो है वो काफ़ी सारे वैल्यूएबल चीज़ें थी, काफ़ी सारी वैल्यूएबल है ना चीज़ें मिली उनको, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मिला यहाँ पर वो था केप ऑफ गुड होप होते हुए इंडिया पहुँचने का मैप। ठीक है, और यहीं से जो है ब्रिटिशर्स को वो की मिल गई थी, वो कुंजी मिल गई थी, जिससे है ना वो भी इंडिया की प्रॉस्पेरिटी का, ईस्टर्न कंट्रीज का प्रॉस्पेरिटी का लाभ जो है वो अपने लिए उठा सकते थे। ठीक है, यहीं से इन्होंने भी जो है वो भारत की तरफ आने का प्रोसेस स्टार्ट किया। यहीं से अपन लोग देखते हैं कि भारत में सबसे पहले ब्रिटिश शासन को स्थापित करने की नींव रखी गई। ठीक है, 1600 में हम लोग देखते हैं, 1600 एडी में जो है ना क्वीन जो थी, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ ट्रेड करने, है ना, ईस्टर्न कंट्री के साथ, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का मोनोपोली प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, यानी कि कंपनी को इस बात के राइट्स मिल गए थे कि केवल कंपनी ही, ब्रिटेन से केवल कंपनी ही जो है वो इंडिया और अदर ईस्टर्न कंट्री के साथ ट्रेड कर सकेंगी। ठीक है, तो ये जो चार्टर दिया था, इट वाज गिवन बाय दी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। ठीक है, इसने जो है मोनोपोली का राइट्स प्रोवाइड कर दिया था। इसके बाद अपन लोग देखते हैं तो इनिशियली अगर हम लोग देखें तो सीधे सीधे कंपनी का जो अप्रोच था इंडिया में आने का, वो था ट्रेड एंड बिजनेस। कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड किया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा
प्रॉफिट अर्न किया जाए, ठीक है। लेकिन बाय द टाइम अपन लोग देखते हैं कि कंडीशंस जो हैं वो धीरे धीरे करके जो है वो बदलने लगे। स्पेसिफिकली अपन लोग देखते हैं कि आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, ठीक है, लेटर मुगल्स पीरियड में अपन लोग देखते हैं कि मुगल अथॉरिटी जो है वो एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ गई थी, ठीक है। छोटे छोटे रीजनल स्टेट्स बन गए थे, चाहे हैदराबाद के स्टेट की बात करें, चाहे अवध के स्टेट की बात करें, ठीक है। तो ये जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक तरीके से स्टार्ट हो गया था। नीचे साउथ में अपन लोग देखते हैं मराठास भी जो है उन्होंने भी अपनी अथॉरिटी को एक्सटेंड करना जो है स्टार्ट कर दिया था। तो इन जो रीजनल अथॉरिटीज़ हैं इनके बीच में रेगुलरली कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते थे, इनके बीच में लगातार जो है वो वॉर्स होते रहते थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वाली कंडीशन हम लोगों को देखने को मिलने लगी थी, ठीक है। तो बाय द सर्कमस्टांसेस अपन लोग देखते हैं कि धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करना पड़ा, ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने आप को एक पॉलिटिकल अथॉरिटी के रूप में कन्वर्ट करने के लिए जो है वो मजबूर होना पड़ा, ठीक है। हमने देखा मुगलों की शक्ति जो है कमजोर पड़ चुकी थी, ठीक है। मराठा उनकी जगह लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसा कि अपन लोग देखते ही थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में, ठीक है, अब्दाली ने मराठों को हरा दिया और उसके बाद मराठों की स्थिति भी काफ़ी कुछ कमज़ोर हो गई थी, ठीक है। तो अपने ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने ट्रेड को एक्सपांड करने के लिए, है ना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, ठीक है। प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए धीरे धीरे करके कंपनी ने सोचा कि वो समय आ गया है कि अब धीरे धीरे कंपनी को पॉलिटिकली भी अपने आप को इंडिया में एस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। इसकी शुरुआत जैसा कि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं 1757 में अपन लोग देखते हैं वार ऑफ प्लासी से हुई है, ठीक है। प्लासी के वार के बाद जो है बंगाल जैसे प्रॉस्पर और इम्पोर्टेंट स्टेट के ऊपर ब्रिटिशर्स ने अपना कंट्रोल कर लिया था। नेक्स्ट अपन लोग देखते हैं 1764, यहाँ पर हम लोग देखते हैं वार ऑफ बक्सर, ठीक है। इसके बाद है ना जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुई वार ऑफ बक्सर में भी जो इंडियन पावर्स थी उनको अंग्रेज़ों ने आसानी से हरा दिया, ठीक है। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट इवेंट था दैट वाज ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में अपन लोग देखे हैं मुगल बादशाह और कंपनी के बीच में एक ट्रीटी हुई जिसको ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के नाम से अपन लोग जानते हैं, ठीक है। इस ट्रीटी ने क्या किया, इस ट्रीटी ने अपन लोग देखते हैं कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो सिविल राइट्स थे वो किसको प्रोवाइड कर दिए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रोवाइड कर दिए थे। और यहीं से अपन लोग देखते हैं कि धीरे धीरे कंपनी ने जो है इंडिया में अपने रूल को एस्टेब्लिश करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। यहीं से जो है सारा का सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। इसी इवेंट को अपन आगे जाकर के कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इस तरीके से अपन लोग देखें तो कंपनी जो है एक पॉलिटिकल पावर के रूप में एस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। जब कंपनी एज ए पॉलिटिकल अथॉरिटी इंडिया में आई तो ऑब्वियस सी बात थी कि भाई क्योंकि पॉलिटिकली भी कंट्रोल जो है इंडिया के कुछ रीजन्स के ऊपर कंपनी का था, तो उन रीजन्स में प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉपर गवर्नेंस एस्टेब्लिश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रही, कंपनी की ही रही, ठीक है। तो इसीलिए कंपनी ने जो है इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया था, ठीक है। धीरे धीरे करके ये व्यवस्था बनाने की जो कोशिशें हुई, ठीक है, तो इसी के चलते अपन लोग देखते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से टाइम टू टाइम कुछ एक्ट बना करके जो है कुछ लॉज बना करके और भारत के सिस्टम को प्रॉपर करने या प्रॉपरली मैनेज करने की जो है एफर्ट्स स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो जो एफर्ट्स हुई हैं अंडर ब्रिटिश रूल, उस एफर्ट्स को अपन लोग क्या कर सकते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को अपन लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। पहला पार्ट जिसमें हम लोग देखेंगे अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, अंडर द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। जैसा कि हम लोगों को पता ही है ना, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1853 के एक्ट तक जो है जो भी डेवलपमेंट हमारे इंडिया में हुआ, ठीक है, वो सारा का सारा डेवलपमेंट अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ, ठीक है। 1853 का एक्ट, उसके बाद अपन लोग देखते हैं 1857 में जो है वो है ना 1857 का ग्रेट रेबेलियन हुआ, ठीक है। इस रेबेलियन के बाद, या कई लोग इसको रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, तो ये अपने आप में एक जो है डिबेट का इशू है, इसको लेकर के ज़्यादा क्लैरिटी आपको है ना रोहित सर के हिस्ट्री के लेक्चर्स में देखने को मिलेगी। वो काफ़ी इलॉबरेटली अच्छे से काफ़ी आपको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि कुछ लोग इसको फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको सिपाही म्यूटनी बोलते हैं, तो यहाँ पर हम उसको इतना डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। सर आपको काफ़ी अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग देखेंगे 1857 में जो रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, उसके बाद काफ़ी बड़ा मेजर चेंज हम लोगों को देखने को मिला, ठीक है ना। अभी तक जो इंडिया का रूल ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था, वो 1858 के एक्ट के थ्रू जो है वो कंपनी के हाथों से निकल करके ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। तो दूसरा फेज जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट का स्टार्ट होता है, दैट इज अंडर द ब्रिटिश क्राउन,
यानी कि वो स्टार्ट होगा आपका कहाँ से 1858 से। चलिए दोस्तों, तो इन्हीं दो फेजेस के अंदर जो है वो वन बाय वन अपन लोग देखते हैं कि किस तरीके से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट की प्रोसेस स्टार्ट हुई, किस तरीके से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेस है, ठीक है, जो आधार है 1935 का एक्ट, वहां तक स्थितियां किस तरीके से धीरे धीरे बदलते हुए पहुंची है। ये एक लंबी जर्नी रही है। इस लंबी जर्नी में जो है धीरे धीरे करके जैसे जैसे है ना कंपनी का अप्रोच, कंपनी का एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंडिया चेंज होता गया, वैसे वैसे वो चीजें जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नेंस में भी रिफ्लेक्ट होने लगी थी। चलिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे, पहले फेज की डिस्कशन करेंगे। पहला फेज जैसा कि हम लोगों ने देखा था अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि सिविल राइट्स जो है वो कंपनी के हाथों में आने के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा इन रीजन्स के ऊपर जो है वो कंपनी की एक तरीके से अथॉरिटी हो गई थी, ठीक है। कंपनी ने यहाँ पर अपन लोग देखते हैं कि बिजनेस करना, ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। कंपनी जो है, कंपनी की जो अथॉरिटी थी, कंपनी इन अथॉरिटी को अपने है ना एम्प्लॉयज़ के थ्रू, अपने कर्मचारियों के थ्रू जो है वो लागू करती थी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो था वो ये था कि जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ थे उनके सैलरी बहुत कम थे। इन दैट केस कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ थे वो क्या करते थे, करप्शन करते थे, ठीक है, भ्रष्टाचार करते थे, ठीक है ना। जिसके चलते कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ थे वो तो काफ़ी प्रॉस्पर रहे, ठीक है, उनके पास तो काफ़ी धन रहा, लेकिन इसके चलते कंपनी के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के चलते, उनके अपने पर्सनल ट्रेड के चलते जो है क्या होने लगा, कंपनी को लॉस होने लगा। कंपनी को लॉस होने लगा तो जब कंपनी को लॉस हुआ तो कंपनी ने इसके लिए क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट से लोन की डिमांड की कि भाई हमें प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए कुछ लोन की रिक्वायरमेंट है। तो ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए एक अलार्मिंग कंडीशन था कि भाई इतना प्रॉस्पर कंट्री है, ठीक है, यहाँ पर इतना बड़ा ट्रेड है और उस ट्रेड के ऊपर आपको मोनोपोली दिया हुआ है, उसके बावजूद आप अपने ट्रेड से जो है वो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है। तो इस गड़बड़ को देखने के लिए, समझने के लिए क्या किया गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा एक सीक्रेट कमेटी को अपॉइंट किया गया। ये सीक्रेट कमेटी इंडिया आई। इस सीक्रेट कमेटी ने इंडिया आने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के पूरे फंक्शनिंग को देखा, पूरे फंक्शनिंग को समझने की कोशिश की और वापस ब्रिटेन जाकर के ब्रिटिश संसद को बताया कि कुछ नहीं, वहां पर काफी कुछ जो है वो गड़बड़ चल रहा है और हमको लगता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के को जो है उसके गवर्नेंस को, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट करने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इसी कमेटी, इसी सीक्रेट कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस दिए थे, उसी सीक्रेट कमेटी के रिकमेंडेशंस के बेसिस पे अपन लोग देखते हैं कि है ना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बनाया गया था, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, रेगुलेट करना, ठीक है, नियमित करने के उद्देश्य से जो है इस अधिनियम को, इस एक्ट को बनाने का काम किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, तो अपन लोग देखते हैं कि ये जब एक्ट आया तो इस एक्ट के अंतर्गत क्या क्या प्रोविजंस किए गए थे, इस एक्ट के अंतर्गत जो है वो क्या क्या चेंजेस इंडिया में लाने की कोशिश की गई थी। चलिए, सबसे पहली चीज अपन लोग यहाँ पर ये समझते हैं कि जब रेगुलेटिंग एक्ट के आने के पहले क्या था, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के आने के पहले अपन लोग देखते हैं कि बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, ठीक है ना, यहाँ पर क्या होते थे, यहाँ पर गवर्नर्स होते थे और ये गवर्नर्स जो होते थे वो अपनी काउंसिल के माध्यम से जो है वहां पर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलाने या वहां पर लॉ बनाने का काम करते थे, ठीक है। लेकिन इस एक्ट में क्या किया गया, इस एक्ट में किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, उस बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी कि एक तरीके से उसको प्रमोट कर दिया गया, ठीक है। बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जैसा कि आप लोग देखते ही हैं, जैसा आप लोग पढ़ेंगे इसे, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर जनरल जो हुए वो कौन हुए, वॉरेन हेस्टिंग्स हुए। वॉरेन हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर जनरल ऐसे जो है वो सामने आए, ठीक है ना। यहाँ पर अपन लोग देखते हैं कि कंपनी ने जो एक इम्पॉर्टेंट चेंज किया, कंपनी ने एक इम्पॉर्टेंट चेंज किया कंपनी ने यहाँ पर जो है गवर्नर जनरल को सपोर्ट करने के लिए एक 4 मेंबर्स की क्या कर दी, एक काउंसिल भी बना दी थी, ठीक है। यानी कि अब अपन लोग देखते हैं कि बंगाल में एक क्या हो गया, बंगाल में एक गवर्नर जनरल हो गया और उसको असिस्ट करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए 4 जो है वो उसके एसोसिएट्स हो गए, ठीक है, 4 उसके मेंबर्स हो गए। इसको हम लोगों ने क्या बोला, इसको हमने बोला गवर्नर जनरल्स काउंसिल, ठीक है। इसका काम क्या रहेगा, इसका काम रहेगा गवर्नर जनरल को असिस्ट करना, ठीक है। चलिए, तो ये जो है ना, ये जो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, ये जो हम लोगों ने देखा था कि ये जो है ना सब जो है वो अलग अलग हुआ करते थे, ये सब अपना अलग अलग काम करते थे, ठीक है। सबके पास ये अधिकार था कि वो है ना, यानी कि जो मद्रास के गवर्नर थे उनके पास अथॉरिटी थी कि मद्रास के गवर्नर्स के लिए वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, बॉम्बे के गवर्नर के पास अथॉरिटी थी कि वो
है ना, बॉम्बे के एडमिनिस्ट्रेशन के गवर्नेंस के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का काम करें। लेकिन इसी एक्ट के थ्रू अपन लोग देखते हैं क्या किया गया कि जो मद्रास और बॉम्बे का के जो रीजन्स थे, ठीक है, जो गवर्नर्स थे, उनको क्या कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में रख दिया गया, ठीक है। यानी कि एक तरीके से जो पहले उसके, है ना, साथी हुआ करते थे, जो उसके इक्विवेलेंट हुआ करते थे, अब वो क्या हो गए, उसके सबऑर्डिनेट हो गए। एक तरीके से बंगाल के गवर्नर जनरल के सबऑर्डिनेट के रूप में जो है बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स को अब काम करना था, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट की अगर हम लोग बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट में जैसा मैंने आपको बताया कि एक गवर्नर जनरल और उस गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए 4 मेंबर्स की एक गवर्नर जनरल काउंसिल भी बनाई गई थी। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अपन लोग देखते हैं कि जो अभी अपन लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है, मद्रास और बॉम्बे जो थे, मद्रास और बॉम्बे को क्या कर दिया गया, बंगाल के नियंत्रण के अंतर्गत, बंगाल के कंट्रोल के अंतर्गत कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पर अपन लोग देखते हैं कि इंपॉर्टेंट चेंज, एक जो इंपॉर्टेंट परिवर्तन हमको देखने को मिला, ठीक है ना, एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, ठीक है। 1774 में कलकत्ता में जो है एक सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, ठीक है। इसके रिगार्डिंग ये प्रोविजन किया गया, इसका जो कंपोजिशन दिया गया उसमें था कि एक जो है वो चीफ जस्टिस रहेगा और 3 अपर जस्टिसेस रहेंगे, 3 अपर जस्टिसेस में से मिलकर के जो है ये सुप्रीम कोर्ट बनेगा, ठीक है। तो ये चीफ जस्टिस और जो अपर जस्टिसेस थे, इनके अपॉइंटमेंट जो है वो ब्रिटिश क्राउन के थ्रू होने थे, ठीक है। ये जो सुप्रीम कोर्ट था, इसको अथॉरिटी जो है ज्यूरिसडिक्शन काय के मैटर में मिला हुआ था, सिविल मैटर्स में मिला हुआ था, क्रिमिनल मैटर्स में मिला हुआ था, इसी तरीके से अपन लोग देखते हैं नेवल मैटर्स में मिला हुआ था और रिलीजियस मैटर्स में भी मिला हुआ था, ठीक है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया था, इसकी अथॉरिटी को जो है वो, है ना, बिहार और उड़ीसा के ऊपर भी एक्सटेंड करने का काम किया गया था। यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो बिहार और उड़ीसा के जो मैटर्स होंगे उनको भी टेकल करने का काम करेगा, उनको भी सॉर्ट आउट करने का काम करेगा, ठीक है। इसका ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, पर्टिकुलरली अपन लोग देखते हैं इसका ज्यूरिसडिक्शन जो है वो कहाँ पर, ओडिशा और बिहार के ऊपर भी एक्सटेंड रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मोटी मोटी बातें हैं जिसको अपन लोगों ने देखा 1773 के एक्ट की जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे, ठीक है ना। पहली चीज, बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया, उसको असिस्ट करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए क्या किया गया, 4 मेंबर्स की एक काउंसिल बना दी गई, ठीक है। पहले हमने देखा था कि बॉम्बे, मद्रास और बंगाल के जो गवर्नर्स थे वो सब इक्विवेलेंट थे, ठीक है, तीनों का जो स्टेटस होता था वो इक्वल होता था। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू क्या किया गया, जो बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर्स थे उनको क्या कर दिया गया, उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर रख दिया गया, ठीक है, उसकी अथॉरिटी में उनको रखा गया, ठीक है। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नेक्स्ट चीज अपन लोगों ने जो देखी वो क्या था, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। कलकत्ता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। इस सुप्रीम कोर्ट को जो है ना, एक चीफ जस्टिस और 3 अपर जस्टिस से मिलकर के बनाया गया था, ठीक है। फर्स्ट चीफ जस्टिस जो रहे, जिनका नाम मिलता है हम लोगों को एलिजा इम्पे, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया था कि चाहे चीफ जस्टिस हो चाहे अपर जस्टिस हो, इन सभी की जो अपॉइंटमेंट होनी थी वो ब्रिटिश क्राउन के थ्रू होनी थी, ठीक है। ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो हम लोगों ने देखा था सिविल मैटर्स के ऊपर उसको ज्यूरिसडिक्शन था, ठीक है, क्रिमिनल मैटर्स के ऊपर ज्यूरिसडिक्शन था, नेवल मैटर्स के ऊपर था, और इसी के साथ अपन लोग देखते हैं रिलीजियस मैटर्स के ऊपर भी उसको ज्यूरिसडिक्शन मिला था। उसके अगर अपन लोग फिजिकल ज्यूरिसडिक्शन की अगर अपन लोग बात करें तो उसके फिजिकल ज्यूरिसडिक्शन को जो है हमने देखा ओडिशा और बिहार के ऊपर भी एक्सटेंड कर दिया गया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत लेकर के आए गए थे, ठीक है। इट वाज द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि पहली बार जो है ना ब्रिटिश संसद को अवसर मिला है कि वो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों में हस्तक्षेप करे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से अपन लोग देखते हैं कि आगे भी इसी तरीके से जो है प्रोसेस चलता रहा, ठीक है ना। इस एक्ट के बाद अपन लोग देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट को अगर हम लोग डिस्कस करें, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, ठीक है। इस एक्ट में जो है अपन लोग देखते हैं जो इंपॉर्टेंट परिवर्तन किया गया था, इंपॉर्टेंट चेंज लेकर के आए गए थे, उसमें ये था कि, है ना, जो बंगाल है, बिहार है और उड़ीसा है, ठीक है, इनके लिए जो है कानून बनाने का या लॉ बनाने का काम जो है वो कौन करेगा, है ना, बंगाल का गवर्नर जनरल करेगा, ठीक है।
कलकत्ता के जो काउंसिल रहेगी वही इनके लिए कानून बनाने का काम करेगा। सिर्फ इसी चीज को यहाँ पर स्पेसिफाइड करने का काम किया गया था, ठीक है ना। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, यानी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए लॉ बनाने का अधिकार जो है वो किसके पास चला गया था, है ना, बंगाल के गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के पास चला गया था, ठीक है। ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपन लोग देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, 1784, ठीक है, 1784 में अपन लोग देखते हैं कि ये पिट्स इंडिया एक्ट आया था, ठीक है। इस समय अपन लोग देखते हैं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो थे विलियम पिट, ठीक है, उन्हीं के नाम की बेसिस पे जो है इस एक्ट को अपन लोग पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमने देखा था रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत जो है कंपनी के मैटर्स को, कंपनी के अफेयर्स को जो है कंट्रोल करने की कोशिश जो है ना की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा चेंजेस जो है वो कंपनी के अंदर आते हुए दिखाई नहीं दिए, ठीक है। कंपनी को बहुत ज़्यादा जो है वो बदलते हुए जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने नहीं देखा। तो इस कंट्रोल को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, इस कंट्रोल को और ज़्यादा एक्सटेंड करने के लिए क्या किया गया, इस पिट्स इंडिया एक्ट को लेकर के आया गया, ठीक है। इस पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस किए गए थे, उन इम्पोर्टेंट प्रोविजंस को यहाँ पर अपन लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि मेन ऑब्जेक्टिव जो था इस एक्ट को लाने का वो क्या था, टू इंक्रीज, ठीक है, टू इंक्रीज द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो इन्होंने क्या किया, जो कंपनी की जो एक्टिविटीज थी, कंपनी की एक्टिविटीज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि कंपनी की कमर्शियल एक्टिविटीज को अलग कर दिया और कंपनी की पॉलिटिकल एक्टिविटीज को अलग कर दिया, ठीक है ना। तो पहले चाहे कंपनी की कमर्शियल एक्टिविटीज रही हो या फिर उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज रही हो, ठीक है, इंडिया में उनको गवर्न करने, उनका मैनेजमेंट करने का काम जो है वो, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल करता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल मतलब, ठीक है, वो लोग जो कि कंपनी के एक तरीके से फाउंडर्स थे, जिन लोगों ने मिलकर के कंपनी को बनाया था, ठीक है। तो इसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास अथॉरिटी थी कि वो कंपनी के पॉलिटिकल और कंपनी के कमर्शियल दोनों ही अफेयर्स को वो मैनेज करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लगा कि भाई दोनों चीजें जो हैं अलग अलग हैं, दोनों काम अलग अलग हैं, तो दोनों कामों को क्या कर देना चाहिए, अलग अलग कर देना चाहिए। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है, सेपरेशन ऑफ कमर्शियल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर अपन लोग देखते हैं कि सेपरेशन, ठीक है, काय का हुआ, कमर्शियल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज का सेपरेशन हो गया। अब सेपरेशन करने का मेन जो इंटेंशन था वो ये था कि भाई दोनों एक्टिविटीज अलग अलग हो जाएंगी, तो एक स्पेशलिस्ट इंस्टीट्यूशन जो है वो उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज करेगा, ठीक है। कमर्शियल एक्टिविटीज के रिगार्डिंग जो है वो कंडीशन उसी तरीके का रहा, यानी कि कमर्शियल एक्टिविटीज का मैनेजमेंट जो है वो कौन देखेगा, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही देखेंगे, जैसे वो पहले देखते रहे थे, ठीक है। जस्ट बिकॉज दे आर दी प्रोफेशनल्स, ठीक है, और दे आर बिजनेसमैन, ठीक है, उनको बिजनेस की, ट्रेड की अच्छी बात से इंफॉर्मेशन है, इसलिए वो इसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपनी की कमर्शियल एक्टिविटीज को जो है वो कौन मैनेज करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको मैनेज करने का काम करेगा, ठीक है। यानी कि कमर्शियल जो एक्टिविटीज हैं उनको डायरेक्टर्स मैनेज करने का काम करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर अपन लोग देखें तो जो कंपनी की पॉलिटिकल एक्टिविटीज है, कंपनी की पॉलिटिकल एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए या उनका एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए प्रॉपर एक नया इंस्टीट्यूशन बनाया, ठीक है। इस नए इंस्टीट्यूशन को जो है क्या नाम दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम दिया गया, ठीक है। क्या नाम दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो क्या करेगा, कंपनी की पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रेगुलेट करने का काम करेगा, ठीक है ना। पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो है, इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज को कंपनी का बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो मैनेज करने का काम करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपन लोग देखते हैं कि एक तरीके से क्या हो गया, गवर्नेंस में स्पेशलाइजेशन लाने की प्रोसेस स्टार्ट कर दी गई, ठीक है। अब गवर्नेंस क्या हो गया, दो तरीके से होने लगा, अलग अलग तरीके से होने लगा। पहले गवर्नेंस एक ही तरीके से होता था और एक ही इंस्टीट्यूशन उसको जो है वो गवर्न करता था, ठीक है। तो एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि ड्यूअल गवर्नेंस की शुरुआत जो है इनिशियल हमको कहाँ पर देखने को मिलती है, पिट्स इंडिया एक्ट में देखने को मिलती है, जहां पर उसने क्या किया है, जहां पर दोनों एक्टिविटीज को सेपरेट कर दिया है, दोनों एक्टिविटीज को अलग अलग कर दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोगों को देखना है, जिसको हम लोगों ने समझा है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंतर्गत जो मेंबर्स होंगे या बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर्स बनाए जाएंगे, दे वर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट, ठीक है। वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के प्रतिनिधि थे, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट, ठीक है ना। ब्रिटिश कैबिनेट की तरफ से जो है वो
कंपनी के इंडिया में पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करने का काम वो करेंगे, ठीक है। और ये सारे के सारे जो मेंबर्स होंगे, इन सारे के सारे मेंबर्स की जो अपॉइंटमेंट होनी है वो सारी की सारी ब्रिटिश क्राउन के थ्रू ही होने लगी है, ठीक है। यही अभी हम लोगों ने चीज डिस्कस की थी कि देखिए इस तरीके से अपन लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो गए, दो इंस्टीट्यूशन हो गए जो अब इंडिया के अफेयर्स को देखने का काम करेंगे, सुपरवाइज करने का काम करेंगे। एक हो गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो क्या करेगा, कंपनी की कमर्शियल एक्टिविटीज को देखेगा, कमर्शियल एक्टिविटीज को मैनेज करेगा। और दूसरा जो है वो कौन हो गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो क्या करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कंपनी की पॉलिटिकल एक्टिविटीज को जो है वो कंट्रोल करने का, सुपरवाइज करने का काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चेंज जो हम लोगों को देखने को मिलता है, जो एक इंपॉर्टेंट चेंज यहाँ पर किया गया था, हमने देखा था कि पीछे जो है ना बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसकी जो काउंसिल बनाई गई थी, काउंसिल में कितने 4 मेंबर्स थे। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर एक मेंबर कम कर दिया, यानी कि 4 मेंबर से कम करके कितने कर दिए गए, यहाँ पर 3 मेंबर कर दिए गए, ठीक है। 4 से कम करके इन मेंबर्स को कितना कर दिया, 3 कर दिया। चलिए फ्रेंड्स, तो पिट्स इंडिया एक्ट के प्रोविजंस को मोटे मोटे एक बार फिर से अपन लोग देख लेते हैं, ठीक है। 1784 में ये एक्ट लेकर के आया गया था। इस एक्ट का मैंने जैसा आपको बताया जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स के ऊपर और ज्यादा कंट्रोल ब्रिटिश पार्लियामेंट का एस्टैब्लिश करना, ठीक है, बेहतर तरीके से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करना, ठीक है। इस समय क्योंकि ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर थे वो विलियम पिट थे, उन्हीं के नाम के बेसिस पे जो है इस एक्ट को पिट्स इंडिया एक्ट 1784 नाम दिया गया था, ठीक है। इस एक्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था वो क्या था, ठीक है, कंपनी की एक्टिविटीज को 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देना, कंपनी की कमर्शियल एक्टिविटीज को कंपनी की पॉलिटिकल एक्टिविटीज से अलग कर देना, ठीक है। हमने देखा कंपनी की कमर्शियल एक्टिविटीज का मैनेजमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अब किसको दे दी गई थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे दी गई थी। वहीं कंपनी की पॉलिटिकल एक्टिविटीज को जो है रेगुलेट करने या उसको कंट्रोल करने का काम जो है वो किसको दे दिया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिया गया था, ठीक है। हमने देखा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर्स थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर्स थे वो ब्रिटिश कैबिनेट को रिप्रेजेंट करने का काम करते थे, और उनका अपॉइंटमेंट जो होता था वो कौन करता था, ब्रिटिश क्राउन के थ्रू जो है ये अपॉइंटमेंट होते थे, ठीक है। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चेंज जो आया था, ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल की काउंसिल में 4 मेंबर्स रखे गए थे। पिट्स इंडिया एक्ट में इस मेंबर्स को जो है कम कर दिया गया, 4 की जगह पे एक मेंबर को कम करके, और मेंबर्स कितने कर दिए गए, 3 कर दिए गए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है, के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को हम लोगों ने देखा, प्रोविजंस को हम लोगों ने डिस्कस किया। देखिए फ्रेंड्स, ये जो सारा का सारा डेवलपमेंट है वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से कई बार क्वेश्चंस हम लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम लोग जो है वो काफी अच्छे से कवर करें, इंपॉर्टेंट कोर जो चीजें हैं उनको अच्छे तरीके से ध्यान दें, ठीक है। अगला एक्ट जो हम लोगों को देखने को मिलता है दैट इज चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो इस एक्ट के थ्रू क्या किया गया, फॉर फर्दर 20 ईयर्स, ठीक है, फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स एक बार फिर से जो है कंपनी की बिजनेस मोनोपोली को जो है एक्सटेंड कर दिया गया, यानी कि एक बार फिर से कंपनी को अगले 20 सालों के लिए अधिकार दे दिया गया कि भारत और पूर्वी देशों के साथ केवल कंपनी ही ट्रेड करेगा, केवल कंपनी ही बिजनेस करेगा, अदर देन ईस्ट इंडिया कंपनी, अदर कोई ब्रिटिश कंपनी या अदर कोई ब्रिटिश इंडिविजुअल इंडिया और पूर्वी देशों के साथ व्यापार नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक और इम्पोर्टेंट जो प्रोविजन किया गया वो क्या था, यहाँ पर जो है एक चिंताजनक चीज की शुरुआत हुई। हमने देखा पीछे की पिट्स इंडिया एक्ट ने क्या किया था, पॉलिटिकल एक्टिविटीज को है ना रेगुलेट करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम का एक नया इंस्टीट्यूशन बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो क्या प्रोविजन किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जितने भी मेंबर्स होंगे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉइज होंगे, ठीक है, उन सारे मेंबर्स और सारे एम्प्लॉइज का जो सैलरी दिया जाना है वो कहाँ से दिया जाना है, इंडियन रेवेन्यू से दिया जाना है, ठीक है। तो ये इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो काफी नेगेटिव चीज थी। क्यों? क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो हमको सैलरी कौन देता है, हम जिसके लिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, जिस इंडिविजुअल के लिए काम करते हैं, वही व्यक्ति हमको सैलरी देने का काम करता है, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के चाहे वो मेंबर्स हों, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के चाहे वो एम्प्लॉय हों, ठीक है, वो सारे के सारे लोग जो हैं वो काम किसके लिए कर रहे थे, वो सारे के सारे काम जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए कर रहे थे, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में अगर हम लोग देखें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ब्रिटिश रेवेन्यू से ही जो है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सारे एम्प्लॉयज की सैलरी देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ये सारा का सारा बर्डन जो है वो किसके ऊपर डाल दिया, इंडियन रेवेन्यू के ऊपर डाल दिया, ठीक है। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि
है ना। अभी आप वही जैसे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ तक कुछ चीज़ें जो है वो हिस्ट्री और पॉलिटी में काफ़ी ज़्यादा जो है वो मिली जुली हुई है, ठीक है। तो यहीं से अपन लोग देखते हैं क्या होता है, ड्रेन ऑफ वेल्थ शुरू होता है, ठीक है। ड्रेन ऑफ वेल्थ मतलब धन का निष्कासन, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी जो दादा भाई नौरोजी ने दिया था, ठीक है। धन का निष्कासन मतलब भारत का धन जो है वो ब्रिटेन की तरफ जाना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स था जिसके थ्रू क्या हुआ, ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है वो बड़े बड़े लार्ज स्केल पर हम लोगों को देखने को मिला। तो चार्टर एक्ट 1793 में दो चीजें की गई, एक तो कंपनी की मोनोपोली को फर्दर 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बनाया गया था, उस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सारे मेंबर्स और उसके अंडर में काम करने वाले सारे के सारे एम्प्लॉयज जो होंगे, उनका सैलरी जो है वो कहाँ से, उनका सैलरी इंडियन रेवेन्यू से दिया जाएगा। सैलरी ऑफ मेंबर्स एंड एम्प्लॉयज शैल बी पेड फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यू, ठीक है। तो ये इंडिया के ऊपर जो है एक क्या था, एक फाइनेंशियल बर्डन था, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, अगले नेक्स्ट एक्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्ट की अगर हम लोग बात करें तो चार्टर एक्ट 1813, ठीक है। चार्टर एक्ट 1813, यहाँ पर अपन लोग देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट मेजर चेंजेस लाने की कोशिश की गई है, ठीक है। ऐसे चेंजेस में अगर हम लोग देखें तो क्या किया गया, 1813 का जो एक्ट था उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये था कि दो सब्जेक्ट्स को छोड़ दिया गया, ठीक है ना। दो सब्जेक्ट क्या, एक तो था टी, ठीक है, एक तो क्या था टी, यानी इंडिया के साथ जो टी का ट्रेड होता है वो, और दूसरा ईस्टर्न देशों में चाइना के साथ जो ट्रेड होता है वो। यानी कि इंडिया से होने वाले टी का ट्रेड और चाइना से होने वाले ट्रेड को छोड़ करके बाकी जितने भी ट्रेड होते थे इंडिया के साथ, उनके ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली केवल किस चीज को रहेगी, इंडिया में होने वाले टी के ट्रेड को लेकर के, और दूसरा चाइना के साथ होने वाले ट्रेड को लेकर के ही ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली देखने को मिलेगी, ठीक है। बाकी के सारे ट्रेड जितने भी होते हैं वो अब सभी ब्रिटिश इंडिविजुअल्स के लिए, सभी ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस के लिए ओपन थे। कोई भी ब्रिटिश कंपनी, कोई भी ब्रिटिश इंडिविजुअल जो है वो बाकी बिजनेस इंडिया आकर के कर सकता था, उसके ऊपर अब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। तो दो चीजें क्या छोड़ दी गई थी, एक तो इंडिया के साथ होने वाला टी का ट्रेड और दूसरा चाइना के साथ होने वाला ट्रेड, ठीक है। इनके रिगार्डिंग अभी भी कंपनी के पास मोनोपोली रही, लेकिन बाकी के रिलेटेड रिलेशन में जो है क्या किया गया, कंपनी के मोनोपोली को खत्म कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पर कुछ अदर चेंजेस जो हम लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज हमको क्या देखने को मिलता है कि अभी तक कंपनी ने जो है अपने आप को जो है वो केवल, है ना, इंडिया के पॉलिटिकल और फाइनेंशियल मैटर्स तक ही रेस्ट्रिक्टेड रखा था, ठीक है। इंडिया के रिलीजियस मैटर्स में अभी तक जो है कंपनी ने किसी भी तरीके का इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं की थी, जस्ट बिकॉज क्योंकि कंपनी जो है वो क्या था, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन था, और कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसका ज्यादा से ज्यादा एम्फेसिस काय के ऊपर होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट के ऊपर होता है। तो इनिशियली कंपनी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती थी जिसके चलते उसका प्रॉफिट अफेक्ट हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक बार क्या फिर से क्या किया गया, ठीक है, कंपनी ने अपने रिलीजियस पॉलिसी को चेंज किया, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया गया, जो क्रिश्चियन मिशनरीज होते थे, क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया आने और क्रिश्चियनिटी को प्रोपेगेट करने का अथॉरिटी जो है वो दे दिया। यानी कि अभी तक जो है ऑफिशियली इन मिशनरीज के इंडिया आने और इंडिया आकर के क्रिश्चियनिटी को प्रोपेगेट करने की कोई जो है वो राइट्स इन लोगों को नहीं मिली हुई थी, ठीक है। तो 1813 का जो एक्ट है उसने क्या किया, क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया आकर के और क्रिश्चियनिटी को प्रोपेगेट करने की अथॉरिटी दे दी, ठीक है। तो इसने क्या किया, परमिशन किसको दे दिया, क्रिश्चियन मिशनरीज को, टू प्रोपेगेट क्रिश्चियनिटी इन इंडिया, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पर अपन लोग देखते हैं कि इंडियन एजुकेशन के रिगार्डिंग भी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो है वो चेंज करने की कोशिश की गई है, ठीक है। एक यहाँ पर प्रोविजन रखा गया था कि भाई अब क्या किया जाएगा, एवरी ईयर, ठीक है, पर ईयर 1 लाख रुपीज पर ईयर क्या किया जाएगा, इंडियन एजुकेशन के ऊपर स्पेंड किया जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली अगर अपन लोग देखें तो नेक्स्ट 20 ईयर्स तक एक सिंगल पेनी भी जो है वो ब्रिटिशर्स ने इंडियन एजुकेशन के ऊपर स्पेंड नहीं किया। यहाँ पर अपन लोग देखते हैं, क्योंकि वही सारी चीज़ें अभी आप लोग जो है वो हिस्ट्री के लेक्चर्स में ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लोग देखते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को लेकर के जो ब्रिटिश इंटेलेक्चुअल्स थे वो भी दो पार्ट में अलग अलग डिवाइड हो चुके थे। अपन लोग देखें कि कुछ लोग ऐसे थे जिनका ये मानना था कि जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, जो ओरिएंटल एजुकेशन सिस्टम है उसी को प्रमोट करना चाहिए और इंडियन लैंग्वेजेस में ही क्या किया जाना चाहिए, एजुकेशन दिया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग थे, ठीक है, जो वेस्टर्न एजुकेशन के जो सपोर्टर थे और उनका मानना था कि, है ना, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को जो है यहाँ पर प्रमोट करने की कोशिश की जानी चाहिए,
ठीक है, तो ये एक बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न बन गया था। इसके ऊपर आगे जैसा कि अपन लोग देखेंगे 1833 के एक्ट में हम लोगों को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लोग देखते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट क्या किया गया, एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये किया गया कि पर ईयर क्या किया जाएगा, 1 लाख रुपीज पर ईयर इंडियन एजुकेशन के ऊपर स्पेंड किया जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकली नॉट अ सिंगल पेनी वाज इन्वेस्टेड बाय द ब्रिटिशर्स इन इंडिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। ठीक है, स्पेंडिंग 1 लाख रुपीज पर ईयर फॉर एजुकेशन इन इंडिया। इसके साथ ही साथ अपन लोग देखते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर चेंज जो किया गया कि इंडियन जो लोकल गवर्नमेंट्स थी, इंडियन लोकल गवर्नमेंट्स को ये अथॉरिटी दे दी गई, ये राइट्स दे दिए गए कि वो क्या कर सकते हैं, वो जो इंडियन सिटीजन्स हैं, जो इंडियन लोग हैं, उनको लेवी कर सकते हैं, यानी कि उनके ऊपर कर लगा सकते हैं और उन पर कर लगा करके उनसे कर कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो अथॉरिटी थी वो केवल कहाँ तक लिमिटेड थी, वहाँ वो केवल इंडियन लोगों के ऊपर, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे, यानी कि जो यूरोपियंस थे, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जा सकता था, उनको किसी भी तरीके से लेवी नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो दिस वर द इम्पोर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, यानी कि पहला टी और चाइना के साथ ट्रेड को छोड़ करके बाकी की सारे ट्रेड को क्या कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली से अलग कर दिया गया। ठीक है, अब मोनोपोली केवल काय पर रही, इंडिया के साथ होने वाले टी के ट्रेड के ऊपर और चाइना के साथ होने वाले ट्रेड के ऊपर। बाकी के जो जितने भी ट्रेड थे वो सारे के सारे ट्रेड सभी ब्रिटिशर्स के लिए ओपन कर दिए गए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने देखा है कि क्रिश्चियन मिशनरीज को है ना इंडिया आने और इंडिया आकर के क्रिश्चियनिटी को प्रोपेगेट करने का अपॉर्चुनिटी भी मिल गया। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज हमने देखा था यहाँ पर क्या हुआ था कि 1 लाख रुपीज पर ईयर जो है अब क्या किया जाएगा, इंडिया में एजुकेशन सिस्टम के ऊपर स्पेंड किया जाएगा। और चौथा इंपॉर्टेंट जो चीज यहाँ पर हम लोगों ने देखा था, दैट इज जो इंडियन लोकल गवर्नमेंट्स थे, इंडियन लोकल गवर्नमेंट्स को इंडियन लोगों के ऊपर टैक्स लगाने और टैक्स कलेक्ट करके उसको यूटिलाइज करने का जो अथॉरिटी है वो इंडियन लोकल गवर्नमेंट्स को दिया गया था। ठीक है, तो दीज आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ चार्टर एक्ट 1813। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कुछ स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स किए गए थे। ठीक है, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो चीज थी इस एक्ट को लाने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, that was to set up a centralized governance in इंडिया। ठीक है ना, इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो क्या था, भारत का जो शासन है उसको क्या करना, सेंट्रलाइज्ड करना, उसको केंद्रीकृत करना। ठीक है ना, देखिए इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू डेवलप अ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, इसीलिए अपन लोग देखते हैं कि हमने पीछे डिस्कस किया था जो बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, बंगाल के गवर्नर जनरल को अब क्या कर दिया गया है ना, इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी कि इंडिया में जिन जिन रीजन्स के ऊपर या इंडिया के जो जो रीजन्स ब्रिटिश कंट्रोल में थे उन सभी रीजन्स का, उन सभी एरियाज का गवर्नर जनरल जो है वो बन गया था। ठीक है, यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब क्या हो गया, इंडिया का गवर्नर जनरल बन गया, जैसा कि अपन लोग सभी जानते ही हैं। ठीक है ना, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो रहे वो कौन, विलियम बेंटिक रहे। ठीक है, विलियम बेंटिक ने जो है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया काम किया था। ठीक है, तो पहली चीज 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, टू सेट अप अ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया। ठीक है, दूसरा काम इन्होंने क्या किया, बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है, और जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल को सारी सिविल एंड डिफेंस रिलेटेड अथॉरिटी उसको दे दी। ठीक है, अब सिविल एंड डिफेंस रिलेटेड सारी अथॉरिटी एक ही ऑफिस में आ गई थी, इसी वजह से अपन इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइजेशन। देखिए पॉलिटी में अपन लोग देखते हैं दो टर्म्स यूज होते हैं, वन इज सेंट्रलाइजेशन एंड सेकंड इज डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, यानी कि अथॉरिटी का डिसीजन मेकिंग राइट्स का किसी एक इंडिविजुअल में, किसी एक ऑफिसर में कॉन्सेंट्रेटेड हो जाना, उसी में फोकस्ड हो जाना, इसी को हम क्या कहते हैं, सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, और इसके अगेंस्ट अपन लोग देखते हैं क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, यानी कि जो अथॉरिटी है, जो डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो, ठीक है, निचले लेवल्स को देना, निचले लेवल्स को उसको यूज करने का राइट्स प्रोवाइड करना। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर ये हुआ कि जो सिविल और डिफेंस रिलेटेड जितनी भी अथॉरिटी थी, सिविल और डिफेंस रिलेटेड सारी अथॉरिटी जो है वो किसको, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई। तो इस तरीके से अपन लोग देखते हैं कि सेंट्रलाइज गवर्नेंस की जो है इंडिया में शुरुआत हुई है। ठीक है, ये अपन लोगों ने देखा। ठीक है, इसके लिए क्या किया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या किया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। ठीक है, यहाँ पर जैसे भी अपन लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है,
ऑल सिविल एंड डिफेंस पावर्स जो हैं वो क्या कर दी गई, गवर्नर जनरल को दे दी गई। ठीक है, यहाँ पर अपन लोग देखते हैं दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट चेंज किया गया। हमने पीछे देखा था कि भाई गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक मेंबर कम कर दिया था, ठीक है, 4 से उसको कम करके क्या कर दिया गया था, 3 कर दिया गया था। यहाँ पर अपन लोग देखते हैं एक बार फिर से जो है गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक मेंबर बढ़ा दिया 1833 के एक्ट में। तो ये जो मेंबर बढ़ाया गया था, इस बढ़ाए गए हुए मेंबर को क्या किया गया, लॉ मेंबर कहा गया या इसको विधि सदस्य कहा गया। ठीक है, सीधी सी बात है, जो उसका डिजिग्नेशन है उसी से हमको पता चल रहा है, ही वॉज द स्पेशलिस्ट ऑफ लॉ। ठीक है, वो क्या था, कानून का विशेषज्ञ था और कानूनी मामलों में गवर्नर जनरल को उसकी परिषद को सहायता देने के लिए, सलाह देने के लिए इसकी नियुक्ति की गई थी। ठीक है, पहले जो लॉ सदस्य रहे, पहले जो लॉ मेंबर रहे लॉर्ड मैकॉले, ठीक है, मैकॉले को जो है फर्स्ट लॉ मेंबर की तरह यहाँ पर नियुक्त किया गया था। तो ये कुछ चीज़ें फैक्चुअल हैं, इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रीलिम्स में जो है वो पूछी जाती हैं, अलग अलग एग्जाम्स में रिपीटेडली कई बार यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप अच्छी तरीके से फोकस करके चलें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया, एक मेंबर को बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो ये मेंबर जो बढ़ाया गया था वो कौन था, लॉ मेंबर। ठीक है, और फर्स्ट लॉ मेंबर की तरह किसको अपॉइंट किया गया था, लॉर्ड मैकॉले को अपॉइंट किया गया था। ठीक है, यहीं पर अपन लोग देखते हैं, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चेंज क्या किया गया था। यहाँ पर अपन लोग देखते हैं कि गवर्नर जनरल को लॉ कमीशन को जो है अपॉइंट करने या कॉन्स्टिट्यूट करने की अथॉरिटी भी दे दी गई थी। जैसे अभी भी अपन लोग देखते हैं लॉ कमीशन को जो है क्या किया जाता है, टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। लॉ कमीशन जो है वो क्या करता है, जितने भी एग्जिस्टिंग लॉज है, ठीक है, उनको देखता है, उनको देखने के बाद रिव्यू करता है, और अगर उसको लगता है कि कोई लॉज ऐसे हैं जो कि बाय द टाइम अब इररिलेवेंट हो गए हैं और जिसकी रिक्वायरमेंट अब हमको नहीं है, तब फिर वो गवर्नमेंट को रिकमेंड करता है कि भाई इन लॉज को क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, स्क्रैप कर दिया जाए, क्योंकि अननेसेसरी जितनी ज़्यादा लॉज होते हैं वो उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करने का काम करते हैं। या फिर मान लीजिए जैसे कि अपन लोग देखते हैं, अगर कोई लॉ है, अगर किसी लॉ में अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ पब्लिक, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ टाइम किसी तरीके के चेंजेस करने हैं, तो उन चेंजेस के लिए भी वो गवर्नमेंट को रिकमेंड करने का काम करता है। ठीक है, तो ऐसे लॉ कमीशन को सेटअप करने की अथॉरिटी जो है वो फर्स्ट टाइम कब मिली थी, 1833 के एक्ट में गवर्नर जनरल को दी गई थी। ठीक है, इसी अथॉरिटी का यूज करते हुए अपन लोग देखते हैं 1834 में फर्स्ट लॉ कमीशन को अपॉइंट किया गया था। ठीक है, और इस लॉ कमीशन को अपॉइंट करने का जो मेन उद्देश्य था वो क्या था, कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉज। ठीक है, यानी कि भारतीय कानूनों का संहिताकरण करना। अभी पीछे हम लोगों ने देखा था, अभी पीछे हम लोगों ने समझा था कॉन्स्टिट्यूशंस क्या होते हैं, कोडिफाइड भी होते हैं। कोडिफाइड का मतलब भी हम लोगों ने वहां पर समझा था, यानी कि जब संविधान से संबंधित सारे के सारे प्रावधान किसी एक ही डॉक्यूमेंट में रिटन फॉर्म में एक जगह कलेक्टेड होते हैं, तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या कहते हैं, कोडिफाइड। ठीक है, तो कोडिफिकेशन करने का मतलब क्या, जितने भी प्रिवेल्ड लॉज हैं, जितने भी एग्जिस्टिंग लॉज हैं, उनको क्या करना, कलेक्ट करके, इकट्ठा करके एक जगह एक डॉक्यूमेंट में रख देना। तो 1834 में जब पहला लॉ कमीशन सेटअप किया गया था, तो उसको जो मेन काम दिया गया था वो क्या था, कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉज। ठीक है, इसी फर्स्ट अपन लोग देखते हैं, इसी फर्स्ट लॉ कमीशन के द्वारा जो रिकमेंडेशंस की गई थी, इसी रिकमेंडेशंस की बेसिस पे अपन लोग देखते हैं बाद में आगे चल करके क्या किया गया था, आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल कोड को बनाया गया था। ठीक है, तो इस इंडियन पेनल कोड के लिए रिकमेंडेशन या इसके रिगार्डिंग जो है वो बेस फॉर्म करने का काम किसने किया था, फर्स्ट लॉ कमीशन ने किया था। ठीक है, तो लॉ कमीशन, फर्स्ट लॉ कमीशन 1834। ठीक है, यहाँ पर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट हुई थी, उनमें से एक इंपॉर्टेंट चीज ये हुई कि भाई अब मोड ऑफ एजुकेशन जो है वो किसको बना दिया गया, इंग्लिश को। ऑफिशियली जो है ब्रिटिशर्स की ये पॉलिसी हो गई कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन में किसको सपोर्ट करेगा, इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट करेगा और वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को सपोर्ट करेगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये हिस्ट्री का पार्ट है वहाँ पर, ठीक है ना, जब सर हिस्ट्री के लेक्चर्स में आपको काफ़ी इलैबोरेटली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा था कि इंटेलेक्चुअल्स जो है वो 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे। अल्टीमेटली अपन लोग देखते हैं कि है ना, विलियम बेंटिक जो उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर दिया कि भाई इंडिया में हमारे एजुकेशन पॉलिसी का जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, भारत में इंडिया में जो है वो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को, ठीक है, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को इस्टेब्लिश करना, और इसके लिए ज़रूरी है कि इंग्लिश जो है वो एजुकेशन का लैंग्वेज होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया, इंग्लिश को एज ए मीडियम ऑफ एजुकेशन यहाँ पर अपॉइंट कर दिया गया। ठीक है, अभी जो अपन लोग डिस्कस कर ही चुके हैं कि गवर्नर जनरल को अथॉरिटी दी गई थी, राइट्स दिया गया था कि वो क्या कर सकता है, लॉ कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है। ठीक है, इस चीज़ को भी हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट लॉ कमीशन जो है वो कहाँ पर,
1834 में जो है गवर्नर जनरल ने कॉन्स्टिट्यूट किया था। ठीक है, यहाँ पर अपन लोग देखते हैं कि एक और इम्पोर्टेंट मेजर चेंज लाने की कोशिश की गई थी। ठीक है, अभी तक हम लोग देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर इंडिया में काम कर रही थी, तो जितने भी सिविल सर्वेंट्स होते थे, जितने भी सिविल सर्वेंट्स के अपॉइंटमेंट होते थे, ठीक है, उनके लिए कोई पर्टिकुलर सिस्टम बना हुआ नहीं था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही जो है वो सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंटमेंट करते थे। ठीक है, तो जिसके चलते क्या होता था, काफ़ी ज़्यादा करप्शन होता था, नेपोटिज्म होता था। ठीक है, तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए साथ ही साथ अपन लोग देखते हैं कि जो सिस्टम था, सिस्टम में सबसे बड़ा इशू ये था कि भाई हायर पोस्ट पे जो है अपॉइंटमेंट करने के लिए क्या होता था, इंडियंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। ठीक है ना, तो डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज जब आप पढ़ेंगे तो सर आपको बताएंगे कि किस तरीके से सिविल सर्विसेज का डेवलपमेंट हुआ। तो अपन लोग देखते हैं कॉर्नवालिस ने क्या किया था। कॉर्नवालिस ने हायर लेवल के जो सिविल सर्विसेज थे उसका पूरी तरीके से यूरोपियनाइजेशन कर दिया था, यानी कि अपर लेवल के पोस्ट पर एक तरीके से इंडियंस का अपॉइंट होना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल हो गया था। ठीक है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ें की गई थी। पहली चीज़ तो ये कि भाई अब जो है वो क्या किया जाए, सिविल सर्विसेज के लिए जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, जो भी सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, उनको ओपन कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा। ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा और उस एग्जाम में जितने भी कैंडिडेट्स अपने आप को कॉम्पिटेंट प्रूव करेंगे, ठीक है, उन कॉम्पिटेंट कैंडिडेट्स को ही एज ए सिविल सर्वेंट अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट तो यहाँ पर, यानी कि फर्स्ट टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को या फिर फर्स्ट टाइम अपन लोग देखते हैं कि मेरिट सिस्टम को जो है इंडिया में स्टार्ट करने का एफर्ट या कोशिश कब की गई, 1833 के एक्ट में की गई। इसके साथ ही साथ अपन लोग देखते हैं कि एक प्रोविजन और किया गया था। एक प्रोविजन और जो किया गया था उसके अंदर, जैसा मैंने कि आपको ये बताया था कि सिविल सर्विसेज में अपॉइंटमेंट को लेकर के इंडियंस के साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इट वॉज अ वेरी गुड स्टेप। ठीक है ना, लेकिन जैसा कि अपन लोग देखते हैं कि कोशिश तो हुई, लेकिन इस प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो है इन प्रोविजंस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा रेजिस्ट किया, उन्होंने इन प्रोविजंस को काफ़ी ज़्यादा अपोज किया। ठीक है, इसलिए अपन लोग देखते हैं कि 1833 के एक्ट में मेरिट सिस्टम को भी ड्रॉप कर दिया गया, और दूसरी चीज़ इंडियंस के अपॉइंटमेंट को लेकर के जो डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की बात थी उसको भी यहाँ पर खत्म कर दिया गया। ठीक है, उस सिस्टम को भी अप्लाई नहीं किया जा सका। यानी कि कुल मिलाकर के अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेरिट सिस्टम को स्टार्ट करने या ओपन कॉम्पिटिटिव सिस्टम को स्टार्ट करने का पहला एफर्ट कब हुआ, तो एफर्ट पहला कब हुआ, 1833 में हुआ। 1833 के एक्ट में पहली बार इस तरह की कोशिश की गई थी कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनका अपॉइंटमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बेसिस के ऊपर किया जाए। ठीक है, और दूसरा यहीं पर यह प्रोविजन बनाने की कोशिश की गई थी कि सिविल सर्विसेज में अपॉइंटमेंट को लेकर के इंडियंस के साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों ही चीज़ें जो हैं जस्ट बिकॉज ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि इससे उनका प्रिविलेज खत्म हो जाता। ठीक है, वो अपॉइंटमेंट नहीं कर पाते। ठीक है, उनका नेपोटिज्म, उनका करप्शन खत्म हो जाता है, इसलिए उन्होंने इसको उस समय पे पर्टिकुलरली इंप्लीमेंट नहीं होने दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चार्टर एक्ट 1833 के कुछ प्रोविजंस इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उसको हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, सबसे पहली चीज अपन लोगों ने देखा, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव 1833 के एक्ट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या था, टू एस्टैब्लिश अ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया, यानी कि भारत में एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना करना। ठीक है, यहीं पर अपन लोगों ने देखा था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको क्या कर दिया गया, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो हुए कौन, विलियम बेंटिक हुए। यहीं पर अपन लोग देखते हैं कि जो गवर्नर जनरल थे, ठीक है, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक एडिशनल मेंबर जो है वो ऐड कर दिया गया। ठीक है, ये जो मेंबर ऐड हुआ था उसको क्या बोला गया, लॉ मेंबर बोला गया। ठीक है ना, एज ए फर्स्ट लॉ मेंबर किसको अपॉइंटमेंट किया गया, लॉर्ड मेकाले को फर्स्ट लॉ मेंबर अपॉइंट किया गया। यहीं पर अपन लोग देखते हैं गवर्नर जनरल को यह अथॉरिटी भी दे दी गई थी कि वो क्या कर सकता है, वो लॉ कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है। ठीक है, तो इसी एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अपन लोग देखते हैं 1834 में क्या किया गया, फर्स्ट लॉ कमीशन बनाया गया। ठीक है, फर्स्ट लॉ कमीशन बनाया गया था। इस कमीशन को बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य क्या था, जो भी इंडियन लॉज हैं उनका कोडिफिकेशन करना, यानी भारतीय कानूनों का संहिताकरण करना। ठीक है, भारत के सभी कानूनों को रिटन फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट में कलेक्ट करके रखना, ये जो है फर्स्ट लॉ कमीशन का मेन ऑब्जेक्टिव था। यहीं पर हम लोगों ने देखा था कि 1833 के एक्ट से ही क्या किया गया, 1833 के एक्ट से ही इंग्लिश को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज एक्सेप्ट कर लिया गया, यानी कि बोल दिया गया कि भाई जो एजुकेशन दिया जाएगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में दिया जाएगा, और केवल उन्हीं इंस्टीट्यूशंस को गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरीके का असिस्टेंस मिलेगा जो कि
इंग्लिश मीडियम इंस्टीट्यूट्स हैं और इंग्लिश में एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर अपन लोगों ने देखा था, ठीक है ना, रिक्रूटमेंट के लिए, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की सिविल सर्विसेज में रिक्रूटमेंट के लिए क्या किया गया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिस्टम को जो है वो स्टार्ट करने की कोशिश की गई। इसके साथ ही साथ सिविल सर्विसेज में रिक्रूटमेंट को लेकर के इंडियंस के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, इस डिस्क्रिमिनेशन को भी खत्म करने की कोशिश की गई। ठीक है, लेकिन ये दोनों ही एफर्ट्स जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, ये उस समय पे इम्प्लीमेंट नहीं किए जा सके। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो ये 1833 का हमारा चार्टर एक्ट था। इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को हम लोगों ने डिस्कस किया जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है ना, उसको हम लोगों ने यहाँ पर लिया है, ओपन कॉम्पिटिशन। ठीक है, और दूसरा चीज जो था अपन लोगों ने देखा था, है ना, डिस्क्रिमिनेशन विद इंडियंस। ठीक है, तो इसको खत्म करने की बात की गई थी। ठीक है, यहीं पर अपन लोग देखते हैं कि एक इंपॉर्टेंट चीज जो हुई थी, स्लेवरी सिस्टम को भी क्या कर दिया गया, कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया गया। ठीक है ना, इसके पहले हम लोग देखते हैं इंडिया में काफी लंबे समय से जो है वो स्लेवरी सिस्टम प्रैक्टिस होता आया था। ठीक है, स्लेव्स जो होते थे, वही फिर से मैं कहूँगा कि जब हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें वहाँ पर आप लोग देखेंगे। तो एक लंबे समय से स्लेवरी सिस्टम जो है वो इंडिया में एग्जिस्टिंग था, इंडिया में चल रहा था, लेकिन 1833 के एक्ट के थ्रू क्या कर दिया गया, इस स्लेवरी सिस्टम को खत्म कर दिया गया। स्लेवरी सिस्टम वाज एबॉलिश्ड। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चेंज जो हुआ था यहाँ पर, ठीक है, इस एक्ट के आने के पहले क्या होता था, इस एक्ट के आने के पहले इंडिया में जो भी अपन लोग देखते थे कि लीगल स्टेच्यूज बनाए जाते थे, यानी कि जो भी वैधानिक नियम कानून बनाए जाते थे, उनको क्या कहा जाता था, रेगुलेशंस कहा जाता था। ठीक है, यानी 1833 के एक्ट के पहले जो भी लीगल डेवलपमेंट्स होते थे, ठीक है, जो भी वैधानिक जो है प्रगति होती थी, उसके संबंध में हम लोग देखते हैं क्या, रेगुलेशन वर्ड का यूज किया जाता था। बट इस एक्ट के बाद क्या होने लगा, इस एक्ट के बाद जो है वो जो भी लॉज बनाए जाएंगे, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएंगे, ठीक है, उनको क्या कहा जाएगा, एक्ट कहा जाएगा। ठीक है, एक्ट कहा जाएगा, यानी कि उनको अधिनियम कहा जाएगा। तो ये व्यवस्था कहाँ से हुई है, 1833 के एक्ट से। ठीक है, स्लेवरी सिस्टम को भी इसी 1833 के एक्ट में खत्म किया गया और ये व्यवस्था की गई कि अब जो भी नियम कानून बनेंगे, ठीक है, विधि बनेगी, उसको क्या कहा जाएगा, एक्ट कहा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रोसेस को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर अपन लोग देखते हैं 1853 के एक्ट को हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, 1853 का एक्ट है, ये एक्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक बार फिर से जो है वो एक इंपॉर्टेंट सेपरेशन करने का काम किया गया। अब यहाँ पर सेपरेशन किस चीज का किया गया था, यहाँ पर सेपरेशन किया गया था लेजिस्लेटिव फंक्शंस का और दूसरा एग्जीक्यूटिव फंक्शंस का। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि जो गवर्नर जनरल होता था और उसकी जो काउंसिल होती थी, वही लेजिस्लेशन करने का भी काम करते थे और वही उनको एग्जीक्यूट करने का काम भी करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, इन दोनों को थोड़ा सा अलग करने की कोशिश की गई। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या था, यहाँ पर अपन लोग देखते हैं कि लेजिस्लेटिव फंक्शंस और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को जो है एक दूसरे से अलग करने की कोशिश की गई। ठीक है, क्या किया गया, सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो क्या कर दिया गया, बना दिया गया, सेपरेशन कर दिया क्या, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर्स का। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स का जो है बाइफर्केशन हम लोगों को सेपरेशन कहाँ पर देखने को मिलता है, 1853 के एक्ट में हमको देखने को मिलता है। अब लॉ बनाने के लिए क्या किया गया, लॉ बनाने के लिए यहाँ पर अपन लोग देखते हैं कि 12 मेंबर्स का एक अलग काउंसिल बना दिया गया। ठीक है, 12 मेंबर्स का एक अलग काउंसिल बना दिया गया, जिसको नाम क्या दे दिया गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल नाम दे दिया गया। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, विधायी परिषद या विधान परिषद जो क्या करेगी, कानून बनाने का काम करेगी। ठीक है, तो टोटल मेंबर्स जो है, नंबर ऑफ मेंबर्स इसमें कितने रखे गए थे, 12 रखे गए थे। ठीक है, इसके क्लासिफिकेशन को अगर हम लोग देख ले तो कौन कौन मेंबर्स इसके अंदर हुआ करते थे, ठीक है, इसकी अपन लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट 6 मेंबर में हम लोग देखते हैं कौन थे। एक तो पहला गवर्नर जनरल खुद हुआ करते थे, ठीक है, खुद गवर्नर जनरल हैं। दूसरे जो हुआ करते थे वो कमांडर इन चीफ हुआ करते थे। ठीक है, सेकंड कमांडर इन चीफ। और 4 मेंबर्स अदर जो है अपन लोग देखते हैं कहाँ कहाँ से, हम लोग देखते हैं एक कलकत्ता से, एक बॉम्बे से, ठीक है, एक मद्रास से और एक आगरा से। इन 4 जगहों से एक एक रिप्रेजेंटेटिव्स लिए जाते थे। इस तरीके से ये फर्स्ट 6 मेंबर्स जो होते थे, है ना, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में होते थे। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहला काम क्या किया गया, सबसे पहला काम 1853 के एक्ट के थ्रू क्या किया गया, लेजिस्लेटिव फंक्शंस को और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को सेपरेट करने का काम किया गया। लेजिस्लेशन के लिए, लॉ बनाने के लिए क्या किया गया, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई थी। ठीक है, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। जो काउंसिल बनाई गई उसमें मेंबर्स कितने रखे गए,
12 मेंबर्स रखे गए। इन 12 मेंबर्स की अगर हम लोग बात करें तो इन 12 मेंबर्स में से जो है वो है ना कितने 6 मेंबर्स अपन लोग देखते हैं। फर्स्ट 6 मेंबर कौन थे, 1 गवर्नर जनरल, सेकंड जो है वो कमांडर इन चीफ, और 4 अदर मेंबर्स हम लोगों ने देखे थे। ठीक है, वो कहाँ से आए थे, वो अलग अलग जगहों से अपन लोगों ने देखा था आए थे। ठीक है, कहाँ से, बॉम्बे से आए थे, कलकत्ता से आए थे, मद्रास से आए थे और आगरा से आए थे। ठीक है ना, इसी तरीके से अपन लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 6 मेंबर जो थे वो अपन लोग देखें तो इन्होंने क्या किया था, चीफ जस्टिस ऑफ बंगाल को भी इसमें इंक्लूड कर दिया उन्होंने। ठीक है, एक उन्होंने क्या किया, 1 जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को भी उन्होंने ले लिया था। ठीक है, तो इस तरीके से अपन लोग देखते हैं कि कुल मिलाकर के 12 मेंबर्स को इन्होंने यहाँ पर अपॉइंट करने का काम किया था। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि क्या हुआ, सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। ठीक है, एक 12 मेंबर्ड जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया। ठीक है, उसमें जो इंपॉर्टेंट मेंबर्स हुआ करते थे वो गवर्नर जनरल, ठीक है, कमांडर इन चीफ, ठीक है, 4 अलग अलग जगहों से रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ बंगाल होते थे, और इसके अलावा अपन लोग देखते हैं कि 1 जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बाकी के जो बचे हुए 4 मेंबर्स होते थे वो कौन होते थे, बाकी के बचे हुए 4 मेंबर्स गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी उसमें जो मेंबर्स होते थे उन्हीं को वहां से ले लिया जाता था। इस तरीके से टोटल 12 मेंबर्स हम लोग देखते हैं कि इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपॉइंट किए जाते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था इस एक्ट का जो यहाँ पर हमको देखने को मिला था। ठीक है, यानी कि सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। ठीक है, जैसा कि अपने को पता ही है लेजिस्लेटिव जो बॉडी होती है उसका मेन काम हमने पीछे देखा था। ठीक है, सेकंड लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे काम क्या होता है लॉ बनाने का। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई थी उसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो था वो क्या था, लॉ बनाना था। ठीक है, जो लॉ बनाए जाते थे उसके लिए ये कंपलसरी रखा गया था कि ये से सारे लॉज जो हैं वो क्या हों, गवर्नर जनरल का असेंट उनको मिले। गवर्नर जनरल अगर उनको अपना असेंट देता है, गवर्नर जनरल अगर उनको अपनी अनुमति दे देता है तो ही जो है ऐसे कोई भी लॉ जो है वो है ना बन सकते थे, ऐसे लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट हो सकते थे। इसी तरीके से अपन लोग देखते हैं कि गवर्नर जनरल जो था, गवर्नर जनरल को यहाँ पर क्या किया गया था, किसी भी बिल को वीटो करने की अथॉरिटी दी गई थी। वीटो करना यानी कि किसी चीज को रोकना, ठीक है, उसको निषेध करना। ठीक है, यानी कि गवर्नर जनरल को यह अधिकार दे दिया गया था कि कोई बिल अगर उसके पास जाता है तो वो उसको रोक सकता था, उसको आगे न बढ़ने देने की प्रक्रिया में जो है उसको रोक देता था। ठीक है, तो इसको क्या गया था, वीटो। ठीक है, तो यहाँ 2 चीजें हो गई। क्या, पहली चीज तो जब काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है कानून जब बनाएगा तो उस कानून को बनाने के लिए क्या होगा, गवर्नर जनरल का असेंट जरूरी होगा। दूसरी चीज, अगर गवर्नर जनरल को लगता है कि जो बिल लाया गया है वो बिल जो है वो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिशर्स है तो वैसी स्थिति में वो उसको क्या कर सकता है, वीटो। और अगर वो वीटो कर देगा तो इन दैट केस फिर वो बिल एक्ट नहीं बन पाएगा। ठीक है, वो प्रोसेस वहीं पर रुक जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अपन लोग देखते हैं कि पहली बार क्या किया गया, एक ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल एस्टेब्लिश किया गया था, सेटअप किया गया था। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि फर्स्ट टाइम ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो कब सेटअप किया गया था, तो ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल थ्रू द एक्ट ऑफ 1853 इसको अपॉइंट किया गया था। ठीक है, यहाँ पर अपन लोग देखते हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल को क्योंकि अब क्या कर दिया गया था, पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया था, तो इन दैट केस उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। इसलिए प्रॉपर बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, प्रॉपर बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए यहाँ पर क्या कर दिया गया, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट कर दिया गया। ठीक है, क्या किया गया, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को यहाँ पर अपॉइंट कर दिया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर का काम क्या था, लेफ्टिनेंट गवर्नर का काम था कि वो एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, किसका, बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन देखे, बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन को कन्वीनियंटली चलाने में गवर्नर जनरल को असिस्ट करने का काम करे। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई जो नॉर्मली अपन लोग देखते हैं एग्जाम्स में पूछी जाती है, एग्जाम्स में जिस पर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, 1833 के एक्ट में हम लोगों ने देखा था कि डेफिनेटली एक अच्छा इनिशिएटिव लिया था मेरिट सिस्टम को स्टार्ट करने का, लेकिन उस समय पे वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका था। ठीक है, उसको प्रैक्टिकल बनाने या उसको इम्प्लीमेंट करने का जो काम किया गया वो कहाँ से किया गया, ठीक है, 1853 के एक्ट से किया गया। ठीक है ना, यानी कि इस एक्ट ने क्या किया, ओपन कॉम्पिटिटिव सिस्टम स्टार्ट किया पब्लिक सर्विसेज के रिक्रूटमेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लोग देखते हैं कि 1833 के एक्ट में जो एफर्ट लिया गया था, जो उस समय इम्प्लीमेंट नहीं हो सका था, उसको इम्प्लीमेंट करने, उसको आगे बढ़ाने का काम जो है वो 1853 के एक्ट में किया गया। सॉरी,
तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से अपन लोग देख लेते हैं 1853 के एक्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चेंजेस उन्होंने किए थे। जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला था, दैट वाज द सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। ठीक है, यहाँ पर लेजिस्लेटिव फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमने देखा था कि एक लेजिस्लेटिव काउंसिल का प्रोविजन किया गया था। इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में टोटल 12 मेंबर्स रखे गए। ठीक है, 12 मेंबर्स का हम लोगों ने जो है वो बाइफर्केशन भी देखा। फर्स्ट मेंबर जो है वो गवर्नर जनरल, सेकंड मेंबर कमांडर इन चीफ थे। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था, है ना, बंगाल से, मद्रास से, बॉम्बे से और आगरा से एक एक रिप्रेजेंटेटिव लिए थे। इस तरीके से ये हो गए थे 6 मेंबर्स। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग देखे थे 7th मेंबर। ठीक है, 7th मेंबर जो हम लोगों ने देखा था, जो बंगाल के चीफ जस्टिस हुआ करते थे, उनको रखा गया। ठीक है, 8th मेंबर एज ए 8th मेंबर हम लोगों ने देखा किसको रखा गया था, जो है ना सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस को वहां पर एज ए 8th मेंबर रखा गया। और बाकी के जो बचे हुए 4 मेंबर्स थे वो वही एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स को ही रिपीट किया जाता था। तो इस तरीके से टोटल हम लोग कंपोजिशन देखें तो 12 मेंबर्स होते थे जो लेजिस्लेशन करने का काम करते थे। हमने देखा ये फर्स्ट टाइम था जब पहली बार इंडिया में ऑल इंडिया लेवल पर जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने देखी थी कि जो भी लॉ बनाए जाएंगे, लॉ के बनने के लिए या उनके इम्प्लीमेंट होने के लिए गवर्नर जनरल का असेंट कंपलसरी रखा गया। अगर गवर्नर जनरल अपना असेंट देते हैं तभी कोई लॉ इम्प्लीमेंट हो पाएगा, वो लागू हो पाएगा। दूसरी चीज यहाँ पर अपन लोग देखते हैं, गवर्नर जनरल को जो है ये अथॉरिटी दिया गया था कि अगर उनको लगता है कि कोई बिल जो इंट्रोड्यूस किया गया है दैट इज इनकन्वीनियंट, ठीक है, वो ब्रिटिश इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो वो उसको वीटो कर सकते थे, वीटो करके रोक सकते थे, यानी कि फिर वो बिल जो है वो फर्दर प्रोसीड नहीं हो सकता था। ठीक है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कानून नहीं बन सकता था। ठीक है, गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर एक लेफ्टिनेंट जो है गवर्नर अपॉइंट किया गया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर का काम क्या था? लेफ्टिनेंट गवर्नर का इंपॉर्टेंट काम था बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन को कन्वीनियंटली चलाना, उसको कन्वीनियंटली जो है वो फंक्शनल रखना। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात एट लास्ट जो हम लोगों ने देखी वो क्या थी, यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि 1853 के एक्ट में क्या किया गया, सिविल सर्विसेज में रिक्रूटमेंट के लिए ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया गया। यानी कि अब जो रिक्रूटमेंट होंगे वो क्या होंगे, मेरिट बेस्ड होंगे, और इसी मेरिट की बेसिस के ऊपर जो है सारे के सारे सिविल सर्वेंट सब सेवा में आएंगे, सर्विसेज में आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम लोगों ने देखा है कि फर्स्ट फेज जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट हुआ था और 1853 के चार्टर एक्ट तक ये गया है। ठीक है, तो इसमें लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट डेवलपमेंट के फेज को जो है डिस्कस किया। इसके बाद सेकंड फेज को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि अंडर द ब्रिटिश क्राउन जो डेवलपमेंट 1858 के एक्ट से हम लोगों को देखने को मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे इसी तरीके से।